क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि किस तरह से जो है इंजीनियर्स मशीन्स को कमांड देते हैं जो कि वो फॉलो करके अपना टास्क पूरा करें। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ की अहमियत कि सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है। लेट्स सपोज आप एक कंट्रोल रूम की मिसाल लें जो भरा हुआ है वायर्स, डिवाइसेस और डेटा से एक अनऑर्डर्ड फॉर्म में। तो आप उसको किस तरह से रेस्क्यू करेंगे और किस तरह से उस कंट्रोल सिस्टम को जो है सोल्व करेंगे, वहाँ पे आता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है आपको तरीका बताता है कि किस तरह से आप एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, एक होता है ब्लॉक और दूसरे होते हैं एरोस। ब्लॉक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जबकि एरो जो है वो सिग्नल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पिक्चर में देखें y इज इक्वल टू ए एक्स एक इक्वेशन है। इसमें a जो है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, y आउटपुट है और x इनपुट है। एरो की डायरेक्शन बता रही है कि जो सिग्नल है वो x से y की तरफ जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला है नोड। नोड क्या होता है? हर वेरिएबल जो होता है सिग्नल फ्लो में वो नोड होता है। जैसे x नोड है, पिछली इक्वेशन में y भी नोड था। और जो ट्रांसमिशन होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है एक ब्रांच की फॉर्म में। ये ब्रांचेस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होंगी, मतलब एक ही डायरेक्शन होगी इनकी, और जो एरो होगा वो डिनोट करेगा इसकी डायरेक्शन को जो कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में मूव हो रही है। अब इस दूसरी इक्वेशन को देखें और इसको ज़रा समझें। इसमें G11, G12, G21, G22 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके गेन को, जो कि इनपुट है R1 और R2। ये दो इनपुट है और Y1 और Y2 जो है वो आउटपुट है। इस इमेज में आप देखिए किस तरह से जो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ को। जो सबस्क्रिप्ट है जी के नीचे, उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड लेटर है वो इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हैं इस इमेज में G11 और G12 एरो की डायरेक्शन Y1 आउटपुट की तरफ है, जबकि G21 और G22 एरो की डायरेक्शन Y2 की तरफ है। तो इस तरह से जो है वो सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एरो के ज़रिए। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इस इक्वेशन में जो है x नॉट इज़ इनपुट एंड x4 इज़ आउटपुट। आप देखें इस डायग्राम को, आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें पहले। x1 इज इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस बी x1 प्लस सी x2। अब इसमें हो क्या रहा है? a है एक मैग्नीट्यूड जो कि x नॉट से x1 की तरफ जा रहा है, देन b है वो x1 से x1 की तरफ ही जा रहा है, एंड देन c है जो कि x2 से होकर x1 की तरफ जा रहा है। इस तरह से जो है हम प्लॉट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन को देखें, x2 इज इक्वल टू डी x1, मीन्स d एक गेन है जो कि x1 से x2 पे जा रहा है, और e एक गेन है जो कि x3 से x2 पर जा रहा है। जो भी गेन हायर वेरिएबल से लोअर वेरिएबल पर जाएगा उसे हम लूप की फॉर्म में ड्रा करेंगे। जैसे e को ड्रा किया और c को ड्रा किया है। अब जाहिर सी बात है x3 से कोई चीज़ x2 की तरफ जा रही है तो वो लूप की फॉर्म में ही जाएगी, सीधी तो नहीं जा सकती ना फॉरवर्ड पाथ में। अब थर्ड इक्वेशन को देखें, x3 इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस जी x2। एफ एक्स नॉट मतलब x नॉट से एक वेरिएबल जा रहा है गेन f जो कि x3 पर जा रहा है। इस इमेज में आप देखें हमने x नॉट से एक एरो ड्रा किया जो कि डायरेक्ट x3 पर जा रहा है। g एक गेन है जो कि x2 से x3 के जा रहा है, तो हमें इसे फॉरवर्ड पाथ में ड्रा किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनपुट नोड जिसे हम सोर्स भी कहते हैं, यहाँ से हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ स्टार्ट होता है। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं x नोड इज एन इनपुट नोड। आउटपुट नोड क्या होगा? इसे हम सिंक भी कहते हैं। आउटपुट नोड वो होगा जहाँ पे हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड होगा। पाथ क्या होता है? पाथ एक रास्ता है जहाँ से कोई भी नोड एक से ज़्यादा दफ़ा पास नहीं होगा। और याद रखिएगा ये जो पाथ है वो कंटिन्यूस और यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए, मीन्स मल्टी डायरेक्शनल ना हो, डायरेक्शन एरो की एक ही हो, या तो फॉरवर्ड या फीडबैक। अब इसमें देख सकते हैं आप, फर्स्ट पाथ जो मैंने लिखा है वो x नोट से x1, फिर x2 से x3, फिर x3 से x4, ये एक पाथ है। दूसरा पाथ है x नोट से x3 देन x4। अब फॉरवर्ड पाथ जो है वो सीधा रास्ते को कहेंगे। जो पाथ था उसमें लूप भी आ रहा था और फॉरवर्ड भी आ रहा था, लेकिन जो फॉरवर्ड पाथ होगा उसमें सिर्फ सीधा रास्ता आएगा जो कि एरो की डायरेक्शनल बैकवर्ड ना हो, सिर्फ फॉरवर्ड हो। तो इसमें दो ही ऐसे रास्ते हैं, एक x नोट से x4 की तरफ, दूसरा x नोट से x3 देन x4। अब फीडबैक पाथ क्या है? फीडबैक पाथ वो पाथ होता है कि जहाँ से जो है हमारा सिग्नल का एरो स्टार्ट हो और फिर वहीं पे आके, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके एंड हो। जैसे इसमें x1 से x2 है और फिर बैक टू x2 है। इस डायग्राम में एक और फीडबैक पाथ है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या है। सेल्फ लूप क्या होता है?
ऐसा लूप जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं आए, सिर्फ एक ही ब्रांच हो, उसे कहते हैं हम सेल्फ लूप। जैसे आप x1 को देख सकते हैं यहाँ पे, b जो है वो एक सेल्फ लूप है, जो x1 से शुरू हुआ, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं आई और वो x1 पे ही आके ख़त्म हो गया। गेन क्या होता है? गेन एक ट्रांसमिशन फंक्शन होता है ब्रांच का, जो कि पाथ गेन जो होता है वो प्रोडक्ट होता है ब्रांच के गेन्स की। मतलब कि जो ब्रांच का गेन होगा, जैसे d है, c है, a है, g है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके एक पाथ जो बना रहा है वो, उसे हम कहेंगे गेन। अब गेन जो होता है वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और लूप में भी हो सकता है, क्योंकि पाथ भी तो दो हैं, फॉरवर्ड पाथ और लूप। तो फॉरवर्ड पाथ जो होगा उसका गेन अगर हम देखें x0 से x1 देन x2 देन x3 देन x4, तो जो इनके गेन्स हैं उन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें इनका फॉरवर्ड पाथ गेन निकल जाएगा। जिस तरह से ADGH आ रहा है, ये इनका फॉरवर्ड पाथ गेन है। अब लूप गेन की बात करें तो वो क्या होगा? जो लूप का जो पाथ गेन है वो होगा, जैसे x1 से x2 देन बैक टू x1, इसका जो पाथ गेन है वो है D और C। आप ब्रांच के गेन्स को प्रोडक्ट करें, आपको फॉरवर्ड पाथ गेन या लूप गेन मिल जाएगा। अब दो लूप्स या पाथ नॉन टचिंग कब होते हैं? जब उनमें कोई भी नोड कॉमन ना हो। अब इस इमेज में अगर आप देखें तो इसमें x2 जो है वो कॉमन है बिटवीन टू लूप्स, तो ये नॉन टचिंग नहीं हुआ। x1 से x2 देन बैक टू x1 देन x2 से x3 देन बैक टू x2, मीन्स x2 इज कॉमन, तो ये नॉन टचिंग नहीं हुआ। अब ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसे आप देखिएगा कितने इनपुट नोड है, कितने आउटपुट नोड है, कितने नॉन टचिंग लूप्स हैं इसमें, फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है इसका और लूप गेन क्या है इसका। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं हुई तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में खुद सॉल्व करवाऊंगा इसे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।